नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पहली बार भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कहा यूके के लिए अहम रणनीतिक भागीदार है भारत। पहले रामनवमी और अब फिर हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक तनाव, गृह मंत्री ने अधिकारियों से की बात, प्रशासन अलर्ट पर। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान के नए पीएम को दिया रियाद आने का न्योता, शहबाज शरीफ ने दी प्रतिक्रिया। रूसी हमले में मारियोपोल समेत कई शहर लहूलुहान, जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से की हथियार उपलब्ध कराने की अपील। और दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार, घायल एसआई बोले भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान चली थी गोली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 21 अप्रैल को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भारत का दौरा करेंगे। पीएम के रूप में बोरिस जॉनसन का यह पहला भारत दौरा है। इस दौरे की शुरुआत गुजरात से वो करेंगे, जहां जॉनसन निवेश और व्यापारी संबंधों पर कई उद्योगपतियों से भी मीटिंग कर सकते हैं। वहीं इस दौरे पर यूके पीएम ने कहा है कि जब हम निरंकुश राज्यों से अपनी शांति और समृद्धि के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि लोकतंत्र और मित्र देश एक साथ रहें। भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस अनिश्चित समय में वह यूके के लिए अधिक मूल्यवान नीति और भागीदार है। बता दें कि ब्रिटेन से बसे भारतीय ब्रिटिश नागरिकों में से आधे से ज्यादा गुजराती मूल के हैं, लिहाजा डायस्पोरा कनेक्ट के तौर पर भी इसे अहम माना जा रहा है। यूके सरकार ने कहा है कि साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले मई 2021 में दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई थी और 2030 के रोड मैप पर बात हुई थी। यह रोड मैप स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में यूके भारत के संबंधों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी साझेदारी की भी बात की थी। व्यापार समझौते के चर्चा के बीच इस वर्चुअल बैठक के प्रमुख परिणामों में दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना करने पर सहमति बनी थी। वर्तमान में ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड की प्रतिवर्ष का है। देश में सांप्रदायिक तनाव दिन पर दिन बढ़ते हुए दिख रहा है। बीते दिनों जहां रामनवमी के मौके पर जुलूस और शोभा यात्रा पर पथराव, आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई, तो वहीं कल हनुमान जयंती के मौके पर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिससे माहौल वो दंगे के रूप में तब्दील हो गया। इसे माहौल बिगाड़ने की वजह से लाउडस्पीकर विवाद माना जा रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में अजान का लाउडस्पीकर बजाने पर विरोध किया जा रहा है। कई पार्टियों और दिग्गज नेता साफ खुले शब्दों में कह रहे हैं कि अजान का लाउडस्पीकर पर बजना बंद नहीं हुआ तो वो 5 बार हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाएंगे। दरअसल शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिससे माहौल इतना बिगड़ गया कि बात दंगे में बदल गई। ये हंगामा उस दौरान हुआ जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजरी और उस पर पथराव हुआ। जानकारी के मुताबिक हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हुए आग के हवाले कर दिया। लोग सड़कों पर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के हाथों में डंडे और तलवार भी दिखाई दिए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग जख्मी हुए हैं, साथ ही 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सऊदी अरब ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत कर उन्हें जल्दी रियाद आने का न्योता दिया। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ करीबी संबंध बनाते हुए काम करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कॉल करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए प्रमुख आर्थिक जीवन रेखा के तौर पर माना जाता रहा है, क्योंकि उसने इस्लामाबाद को बिगड़ते आर्थिक हालात से निपटने में मदद करने के लिए कई बेल आउट पैकेज दिए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है
कि क्या नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के लिए वित्तीय पैकेज की मांग करेंगे या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक वरिष्ठ नेता मीडिया के मुताबिक इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछली सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में हुए नुकसान की भरपाई करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बधाई के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया है और अपने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने का भी संकल्प लिया है। यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग है वो 93 दिन भी जारी है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। कई शहरों में हालात जो है वो बेहद खराब है। वहीं रूसी हमले में मारियोपोल लहूलुहान हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि मारियोपोल में स्थिति अमानवीय है। जेलेंस्की ने एक बार फिर से अपने सहयोगी देशों से शहर को रूसी सेना से बचाने के लिए भारी हथियार उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने अन्य देशों के नेताओं से जितनी जल्दी हो सके हथियार उपलब्ध कराने या शांति की दिशा में रूस को आगे की बातचीत के लिए मजबूत करने के लिए हस्तक्षेप करने पर जोर दिया है। रूसी सैनिकों ने हमले के शुरुआती दिनों से ही मारियोपोल में नाकाबंदी बनाए रखी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से तुरंत भारी हथियार उपलब्ध कराने की अपील भी की है ताकि रूसी सैनिकों को मुकाबला जो है वो किया जा सके। उनका शहर पर नियंत्रण को लेकर लड़ाई में फंसे नागरिक भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। नागरिकों को इस युद्ध की भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जेलेंस्की ने घोषणा की है कि गोलाबारी से नष्ट हुए क्षेत्रों में आवास के पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर परियोजना चलाई जा रही है। यह घोषणा तब हुई है जब रूसी सेना ने यूक्रेनियन और उसके पश्चिमी समर्थकों को जवाब देते हुए शनिवार को कीव और उससे सटे इलाकों में हमलों को और तेज कर दिया। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन यानी कि 16 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में जहांगीरपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 पुलिस वाले हैं और एक आम नागरिक भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के एक एसआई मेघलाल को गोली लगी है, लेकिन वो अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। मेघलाल ने कहा है कि भीड़ ने हमला किया, हम लोग भीड़ को पीछे कर रहे थे, तभी उधर से किसी ने गोली चला दी। कई और पुलिसकर्मी पत्थर लगने से घायल हुए हैं। बड़े अधिकारियों और पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। कल शाम को ये सब शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच हुआ। शोभा यात्रा जहांगीरपुर के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी कि उसी समय शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है और कई गाड़ियों के शीशे तक तोड़े गए। वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया गया। जब गाड़ियां जलाई गईं तब लोग सड़कों पर इधर-उधर भागते दिखे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पहली बार भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कहा यूके के लिए अहम रणनीतिक भागीदार है भारत। पहले रामनवमी और अब फिर हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक तनाव, गृह मंत्री ने अधिकारियों से की बात, प्रशासन अलर्ट पर। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान के नए पीएम को दिया रियाद आने का न्योता, शहबाज शरीफ ने दी प्रतिक्रिया। रूसी हमले में मारियोपोल समेत कई शहर लहूलुहान, जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से की हथियार उपलब्ध कराने की अपील। और दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। घायल एसआई बोले भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान चली थी गोली। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1150 नए केस सामने आए हैं और 4 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 11,558 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,751 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,25,08,788 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,30,31,000
958 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 186 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 12,56,533 लोगों को डोज दी गई थी, जिसके बाद अब वैक्सीन की 186 करोड़ 51,53,593 डोज जो है लोगों को दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए हैं। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगाया गया था। वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था। रूस से युद्ध में अमेरिका के बाद अगर कोई देश यूक्रेन का साथ दे रहा है तो वह ब्रिटेन है। ब्रिटेन यूक्रेन के हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। दोनों की बातचीत मारियोपोल की स्थिति पर केंद्रित रही। बातचीत के दौरान बोरिस जॉनसन ने उन नए प्रतिबंधों के बारे में भी बताया जो ब्रिटेन ने रूस पर हाल ही में लगाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह भरोसा भी दिलाया कि ब्रिटेन आगे भी अवार्ड व्हीकल के अलावा अन्य हथियार यूक्रेन को उसकी रक्षा के लिए देता रहेगा। जॉनसन और जेलेंस्की के बीच फोन पर हुई बातचीत का विवरण उस समय आया जब एक दिन पहले ही रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के रूस में प्रतिबंध करने पर रोक लगा दी है। रूस ने ब्रिटेन के रुख को शत्रुतापूर्ण माना है। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले बोरिस जॉनसन की पहुंचे थे और वहां युद्ध क्षेत्र का जायजा भी लिया था। उन्होंने इस युद्ध में यूक्रेनी सेना के जज्बे को भी सलाम किया था। आपको बता दें कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद की है। अब लगातार हथियार उपलब्ध करा रहा है। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना को मास्टिफ आर्म्ड व्हीकल दिए जाने की घोषणा भी ब्रिटेन ने की थी और इस एक व्हीकल का वजन 23 टन है। इसमें 8 सैनिक, 2 चालक आ सकते हैं और इस मदद से यूक्रेनी सैनिक जो है रूसी सैनिकों के खिलाफ आक्रामक तरीके से जो है युद्ध लड़ सकेंगे। इस वाहन को अफगानिस्तान संघर्ष के दौरान जो है उतारा गया था और इसको इसी तरीके से युद्ध के लिए डिजाइन भी किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुए बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं अब सुरक्षा को देखते हुए यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं यूपी के सभी जिलों में अभी पुलिस अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती के मौके पर हुए बवाल के बाद यूपी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की घटना के बाद से गोरखपुर में भी सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि कल यूपी में भी कई धार्मिक यात्राएं निकलने वाली हैं और गौतम बुद्ध पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए बवाल के बाद गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी जोन के डीएसपी, सभी एडीसीपी के नेतृत्व में एसीपी व थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील पैदल मार्च करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के तहत मेट्रो स्टेशन, मॉल, मार्केट, सराफा बाजार, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में जुलूस वाले मार्गों, हिस्ट्री सीटरों पर गहनता के साथ पेट्रोलिंग करते हुए दृष्टि बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। प्रयागराज से दौड़कर लखनऊ पहुंची नन्ही धावक काजल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। सीएम ने उपहार में दौड़ने के लिए उसे जूते भी दिए। काजल के प्रयागराज से लखनऊ तक के 200 किलोमीटर के सफर को सीएम ने सम्मानित कर यादगार बनाया है। नन्ही धावक काजल एथलीट बनने का सपना सजोए हुए है। एक सरकारी बयान के मुताबिक जनपद प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के ललितपुर पर गांव निवासी नीरज कुमार निषाद की 10 वर्षीय पुत्री काजल निषाद कक्षा 4 की छात्रा है। काजल ने प्रयागराज में एक स्थानीय खेल स्पर्धा में भाग लिया था और दौड़ को पूरा किया था, लेकिन कार्यक्रम में उचित सम्मान न मिल पाने से कारण जो है काजल काफी निराश हो गई थी। इसी बात को लेकर काजल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके लिए काजल 10 अप्रैल को प्रयागराज से लखनऊ के लिए पैदल ही निकल पड़ी। प्रयागराज से लखनऊ तक का करीब 200 किलोमीटर लंबा सफर काजल ने 15 अप्रैल को पूरा किया और सीधे मुख्यमंत्री से मिलने 5 कालीदास मार्ग पर पहुंची। काजल की इस लगन और समर्पण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उसे सम्मानित किया है। साथ ही साथ उसे आगे भी इस तरह दौड़ में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करते हुए जूते, ट्रैक सूट और खेल किट उपहार में गिफ्ट की है। इस उपहार के लिए काजल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही बाबू बनारसी दास खेल अकादमी ने काजल की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उसके आगे की तैयारी के लिए उम्र भर खेल किट और जूते देने की जिम्मेदारी भी ली है।
कानपुर में अभिनेता वरुण धवन को बिना हेलमेट गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया है। बिना हेलमेट की तस्वीर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन पर चालानी कार्रवाई कर दी। आपको बता दें कि बुधवार को उन्होंने पी रोड बाजार की सड़कों पर अपनी बुलेट दौड़ाई तो गुरुवार को कैंट और डिप्टी पड़ाव में शूटिंग की। उनके फैंस भी एक्टर की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर आग दिखे। शूटिंग के दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। यही नहीं, शूटिंग के दौरान जो बुलेट इस्तेमाल की गई उस पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। उनका बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हुए फोटो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के मामले में वरुण धवन का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। फर्जी नंबर प्लेट लगे होने के मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस द्वारा वरुण को नोटिस भेजने की भी तैयारी की जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक कानपुर संकल्प शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो कानपुर नगर में हुई थी उसमें एमबीए एक्ट के अंतर्गत कुछ रूल्स हैं, उनका वायलेशन सामने आया है। हम लोगों को जो फोटो मिली है, रिसोर्सिंग से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर हम लोग एमबीए एक्ट के तहत एक्शन ले रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पहली बार भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कहा यूके के लिए अहम रणनीतिक भागीदार है भारत। पहले रामनवमी और अब फिर हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक तनाव, गृह मंत्री ने अधिकारियों से की बात, प्रशासन अलर्ट पर। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान के नए पीएम को दिया रियाद आने का न्योता, शहबाज शरीफ ने दी प्रतिक्रिया। रूसी हमले में मारियोपोल समेत कई शहर लहूलुहान, जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से की हथियार उपलब्ध कराने की अपील। और दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार, घायल एसआई बोले भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान चली थी गोली। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को शनिवार को गोरखपुर के सिविल कोर्ट में एटीएस लेकर पहुंची। यहां सीजीएम प्रथम की अदालत में उसे पेश किया गया। गहमा गहमी के बीच कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने उसे एनआईए एटीएस की विशेष कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है और इसके साथ ही उसके ऊपर यूएपी एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई। गोरखपुर के सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। गोरखपुर के सिविल कोर्ट में गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस लेकर पहुंची। इसके पहले ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एटीएस अहमद मुर्तजा अब्बासी को 10:45 पर एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में लेकर पहुंची, जहां पर 12 बजे तक कोर्ट में वो रहा। मुर्तजा इस दौरान 1 घंटा 10 मिनट कोर्ट में रहा। एटीएस की दलील और तर्कों को सुनने के बाद एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने उस पर यूपीए एक्ट की धारा बढ़ा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने उसे एनआई एक्ट और एटीएस की विशेष कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है। आरोपी अहमद मुर्तजा अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। इस दौरान जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे फरियादियों की मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया है कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। वहीं बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकने ना पाए। भारतीय मूल के 16 वर्षीय छात्र करणवीर सिंह सहोता की कनाडा के एडमिंटन में छात्रों के एक
द्वारा तेज धार हथियारों से हत्या कर दी गई है। हमले के बाद करणवीर एक हफ्ते से एडमिंटन के अस्पताल में दाखिल था। भारतीय समय के अनुसार शनिवार रात 9 बजे उसने दम तोड़ दिया। मृतक करणवीर के पिता सतनाम सिंह सोहता जिला लुधियाना के गांव बसिया के रहने वाले हैं। सोहता परिवार 18 साल पहले कनाडा जाकर बस गया था और इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। तीन 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के ऐलान से पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर सालाना अतिरिक्त 7,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद अब पावरकॉम की सालाना आय का 50% से अधिक हिस्सा सब्सिडी पर निर्भर हो गया। माहिरों का मानना है कि ऐसे में अगर पंजाब सरकार अपने पुराने रवैया के मुताबिक समय से सब्सिडी का भुगतान नहीं करती है तो पावरकॉम के लिए भयंकर आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पावरकॉम का सालाना रेवेन्यू 34,000 करोड़ रुपए है और SC/BC के लिए मुफ्त 200 यूनिट, खेती बाड़ी के लिए मुफ्त बिजली, इंडस्ट्री के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली समेत अन्य श्रेणियों को दी जा रही है। सब्सिडी की राशि सालाना करीब 13,000 करोड़ रुपए की बनती है और ऐसे ऐलान के बाद सब्सिडी राशि बढ़कर 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के पावरकॉम पर सालाना 7,000 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, जबकि पावरकॉम की करीब 9,000 करोड़ की सब्सिडी राशि वाली पहले ही सरकार की तरफ बकाया है और इनमें सरकारी विभागों, वार्डों, कॉर्पोरेशन के बकाया बिजली बिलों का 2300 करोड़ रुपए बिल जो है वो बकाया है। इसके अलावा SC/BC कैटेगरी को हर महीने मिलने वाली मुफ्त 200 यूनिट का 1300 करोड़ और स्वतंत्रता सेनानियों के वारिसों को मिलने वाली 300 यूनिट का 3800 करोड़ रुपए चलनी सरकार की ओर से 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पुराने बकाया बिल माफ करने का 1600 करोड़ रुपए अन्य सब्सिडी भी इसमें शामिल है। भारत की जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान के 2 बंदी शनिवार शाम अटारी बाघा सीमा के रास्ते वतन लौट गए। ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी स्थित जीरो लाइन पर BSF अधिकारियों ने इन दोनों बंदियों को पाक रेंजर्स के हवाले किया। फिरोजपुर जिला की पुलिस इन दोनों बंदियों को जेल से लेकर सीधे ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बेदिया कला थाना क्षेत्र गांव लोगर झुगिया का सर्वर बेग साल 2016 में गैर कानूनी रूप से भारत में घुसाया था। BSF ने उसे पकड़ लिया था। ममदोट थाने की पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने बेग को 4 साल की सजा सुनाई थी। एक अन्य मामले में 20 मई 2018 को फिरोजपुर के मोहम्मदकोट थाना की पुलिस ने पाकिस्तान के जलोक इलाका के मोहम्मद आसिफ के विरुद्ध भी पासपोर्ट एक्ट में ही केस दर्ज किया था। इस पाकिस्तानी बंदी को करीब 3 साल की सजा ने अदालत सुनाई थी, जिसके बाद आज उसकी सजा खत्म हुई, जिसके बाद उसको वापस वतन भेज दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहली बार भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कहा यूके के लिए अहम रणनीतिक भागीदार है भारत। पहले रामनवमी और अब फिर हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक तनाव, गृह मंत्री ने अधिकारियों से की बात, प्रशासन अलर्ट पर। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान के नए PM को दिया रियाद आने का न्योता, शहबाज शरीफ ने दी प्रतिक्रिया। रूसी हमले में मारियोपोल समेत कई शहर लहूलुहान, जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से की हथियार उपलब्ध कराने की अपील। और दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार, घायल SI बोले भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान चली थी गोली।